सो टुडे मैं आपको हर एक चैप्टर में से फ़िज़िक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। सो हम फ़िज़िक्स का कोड BP HC3131 के देखेंगे। सबसे पहले मैकेनिक्स है उसका नाम, एंड हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक 1 से नहीं, ब्लॉक 2 से, जिसमें आपके चैप्टर्स आ जाते हैं ये 1 to 6 चैप्टर्स, यूनिट 5 से यूनिट 10 तक एज यू कैन सी। ब्लॉक 1 जो है वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम ब्लॉक 2 करेंगे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्स, ये था हमारा यूनिट 5, मीन्स हमारा चैप्टर 5 है। तो सबसे पहले हम इनर्शियल फ्रेम्स एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स हैं, उसको आपको कवर करना है। और उस नेक्स्ट टॉपिक है ऑल 3 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जो न्यूटन्स के 3 लॉज हैं ये आपने मतलब अपने स्कूल लाइफ में भी पढ़े होंगे, तो वो करने हैं। इनर्शियल जो फ्रेम्स और नॉन इनर्शियल जो फ्रेम्स हैं इनके आपको एग्जांपल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है बुक में इनके एग्जांपल्स की कौन से, जैसे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वो किसका इनर्शियल का है, नॉन इनर्शियल का है। और इनकी डेफिनेशन तो ऑफ कोर्स आप जानेंगे तभी आप एग्जांपल्स में आंसर दे पाएंगे। 3 लॉज, उनके फॉर्मूले, उनसे एसोसिएटेड जो हैं वो पता होने चाहिए आपको। इनर्शिया भी आपने 9th में, ये सारे 9th में आपने पढ़ रखे, ये वाला नहीं पढ़ रखा होगा इनर्शियल नॉन इनर्शियल, नहीं है आई गेस ये था। और थर्ड इनर्शिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट टॉपिक इज़ डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज्ड इन चैप्टर्स नेम। तो मतलब जो जैसे आपका चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो मतलब कि न्यूटन के लॉज पूछ हैं चैप्टर में, और फोर्स क्या होता है ये है। तो ये आपको जो चैप्टर में टर्म्स है ना वो तो पता ही होनी चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि स्टेट न्यूटन्स लॉज 3 लॉज ऐसे। तो ये वाली चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अप्लाइंग न्यूटन्स लॉज। तो हमने अब न्यूटन लॉ पढ़ लिए, तो अब हम उनके एप्लीकेशंस देखेंगे। तो इसमें आपका काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन आपको पता होना चाहिए, क्या इसके जो फॉर्मूला एसोसिएटेड हैं वो पता होने चाहिए। ये आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्पफुल होगा। अगर जैसे आपको न्यूमेरिकल्स में नहीं आता तो फॉर्मूले लिख सकते हैं, तो फॉर्मूले और डेफिनेशन तो आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट। और टेंशन पता होना चाहिए, स्प्रिंग फोर्स एंड फ्री बॉडी डायग्राम, ये तो पूछा ही जाता है। फ्री बॉडी डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं छोड़ के नहीं जा सकते, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस फ्री बॉडी डायग्राम में ही आपको टेंशन और स्प्रिंग फोर्स जो है वो सब मतलब अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम सीख लेंगे तो आपको सारे फोर्सेस पता होने चाहिए। जैसे कि ये वाला डायग्राम है ना, ये बहुत फेमस है। वेट अ सेकेंड, दिस वन डायग्राम, ये बॉक्स है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपका फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। आगे आपका अप्लाइड फोर्स, ऊपर आपका टेंशन, नीचे आपका वेट विच इज़ mg। तो इस बॉक्स पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो पता होने चाहिए आपको, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम बहुत फेमस है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम्स तो आपको बनाना आना ही चाहिए, और फिर आप ये सब टेंशन वेंशन की डेफिनेशन आपको खुद ही पता चल जाएगी जब अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम सीखेंगे तो। एंड लास्टली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स पता होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स तो ये 9th के टॉपिक्स हैं। ग्रेविटेशन में सबसे पहले आपका हाइट ऑफ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, तो ये क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी जैसे हाइट जो होती है वो 35,800 किलोमीटर ऐसे ये निकालना होता है। तो ये आपका
सबसे पहले ये न्यूमेरिकल है, तो ये 2 बार पूछा गया एग्ज़ाम में रिपीटेडली, तो ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है। वेरिएशन ऑफ जी ग्रेविटी विथ एल्टीट्यूड, डेप्थ एंड लैटिट्यूड, तो इसके फॉर्मूले डायरेक्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि एल्टीट्यूड में इस जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, डेप्थ में और लैटिट्यूड में, तो वो फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जो आपने अपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे 11th-12th में। एंड लास्टली सेंट्रल फोर्सेस, ये वाला जो है ये आपको नेक्स्ट ब्लॉक जो होगा उसमें आप इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप इसको छोड़ भी सकते हैं अभी के लिए। साइड बॉक्स में वैसे ये दे रखा है ओनली, अभी तो आगे ये डीप में भी जाएंगे। तो नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स, तो इसमें जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम चैप्टर के जो नेम में है ये दोनों टर्म्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स क्या होता है, और फिर है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क की डेफिनेशन, फार्मूला एंड डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फार्मूले में आपके यूज़ हो रहे हैं। तो ये वाले देख लीजिए, बहुत इजी है, आप मतलब 10 मिनट्स लगेंगे समझने में लिटरली। एंड नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम, डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल ये अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है एनर्जी, एनर्जी आपको इसका होना चाहिए कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क, एंड काइनेटिक एनर्जी ये इम्पोर्टेंट है। पावर ये भी इम्पोर्टेंट है, फॉर्मूले पावर से एसोसिएटेड जो है वो आपको पता होने चाहिए। इनकी आपको जैसे यूनिट्स भी पता होनी चाहिए, जैसे पावर की क्या होती है, एनर्जी की क्या होती है, वर्क की क्या होती है। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो ये दोनों टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये वाला इम्पोर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये आपको डायरेक्ट आ जाता है, तो ये मतलब मार्क्स आप इसमें इजीली गेन कर सकते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पता होने चाहिए, क्योंकि यही आपको मैकेनिकल एनर्जी के बारे में आप अच्छी तरह जान पाएंगे, तभी जब आपको पता होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। तो यहाँ पे आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अलग है और कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अलग है, सो इसका आप ध्यान रखें। अब मैं आपको चैट जीपीटी से बताऊंगी, एक छोटा सा हम ट्यूटोरियल देखेंगे कि आप कैसे चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं, या आप चैट जीपीटी पे कैसे सर्च कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आप इजीली कर सकते हैं। सो हम ये चैट जीपीटी पे अब आ गए हैं, गूगल पे से आप सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि मैं आपको प्रॉम्प्ट बताऊंगी कि आप कैसे डाल सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ से आपको सब पता चल जाएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जैसे कि अगर आपको है कि इतना बड़ा पैराग्राफ, मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं है आप इसमें इतना बड़ा पैराग्राफ को पढ़े, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं
state the law of conservation of energy in one line. सो आप यहाँ से मतलब कि एक ब्रीफ सा आइडिया ले सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो आप यहाँ से डीप में भी आप उससे पूछ सकते हैं, एक लाइन में भी, जैसे कि आपको एक लाइन में मतलब अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप वन लाइन में जान सकते हैं। ओके और आप यहाँ से पूछ सकते हैं जैसे स्टेट like difference between law of conservation of energy and law and conservation of mechanical energy। तो आप जैसे यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो ऑफ एनर्जी है उसमें ही आता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट applies when only conservative forces are acting on an object। सो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे अलग है। मतलब ये इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ब्रॉड है थोड़ा एंड उसमें ही आता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ऐसे मतलब आप समझ सकते हैं और भी अब आप कुछ भी रिलेटेड डाल सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत ईजीली हैंडल कर सकते हैं। So that's it for this video. Thanks for watching.